नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हील द वर्ल्ड पर। आप ही की पसंद से, आप ही की डिमांड पर मैं वीडियोस ला रही हूँ और आपका बहुत 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 शुक्रिया। आप मेरे वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हो। कहीं ना कहीं मेरा एक ये सपना था या एक ड्रीम था कि हमारे इंडिया के जो टीचर्स हैं वो अप टू डेट होने चाहिए एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग, और आपके प्यार से वो सपना पूरा हो रहा है। तो आई एम थैंकफुल टू यू। और जैसे डिमांड आई थी कि मैडम संडे मॉर्निंग एग्ज़ाम है तो मेंटल हेल्थ पर वीडियो दे दीजिए, मेरा कोई इरादा नहीं था आज वीडियो देने का बिकॉज मुझे कहीं जाना था। तो लेकिन आपकी हेल्प करने के लिए आज मैं मनोदर्पण मेंटल हेल्थ पर एक वीडियो लाई हूँ। और मेंटल हेल्थ एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट इशू और बहुत करंट इशू है। कोविड से पहले इस पर इतनी बात नहीं होती थी, लेकिन कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया का ही मेंटल हेल्थ जो है ना डिग्रेड हो गया। घर में बंद रहना पड़ गया, लोगों से मिल नहीं पाए, काम ठप हो गए, फिनेंसेस की प्रॉब्लम आ गई, कईयों को तो खाने का भी प्रॉब्लम आ गया। तो मेंटल हेल्थ पे, माइंड पे बहुत स्ट्रेस आया और मेंटल हेल्थ डिग्रेड कर गया। आज तक कभी मेंटल हेल्थ पर इतनी बात नहीं हुई थी हमारे इंडिया में, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट कोविड-19 फेज भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल वेबसाइट बना दी, मनोदर्पण, विच इज प्राइमरीली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मेंटल हेल्थ ऑफ इंडियन सिटीजन। सिर्फ बच्चों की नहीं या सिर्फ बड़ों की नहीं, रेंजिंग फ्रॉम किड्स टू द एडल्ट्स टू द ओल्ड पीपल, सबके लिए उस पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन है। उसी को मैंने थोड़ा सा रीड किया आपके लिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दे रही हूँ। आप मेरा वीडियो एक आध बार दो बार देख लोगे तो आपको मेंटल हेल्थ का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यू विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ दैट क्वेश्चन नाउ। आपको फंडा समझ में आ जाएगा एक्चुअली मेंटल हेल्थ क्या है। तो बिना टाइम खराब की बात शुरू करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम मनोदर्पण। मनोदर्पण क्या है? मनोदर्पण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है विच टॉक्स अबाउट मेंटल हेल्थ। भारत सरकार की मनोदर्पण.com करके एक वेबसाइट है जिस पर मेंटल हेल्थ की बात होती है कि आप क्या करो टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, टू डू एक्टिविटीज़ हैं कि आपको क्या करना चाहिए आपके अपने बच्चों का, स्कूल के बच्चों का, आसपास बड़ों का, बूढ़ों का, सबका मेंटल हेल्थ ठीक रहे, सब लोग माइंड से डिप्रेशन में ना जाएं, एंग्जाइटी नर्वसनेस से दूर रहें, हाउ टू बी हैप्पी, ये उसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग व्हाट दे हैव गिवन इज द फिटनेस सेशन। अगर आप कभी परेशान हो, अकेला फील हो रहा है, सैड फील हो रहा है आपको या आपके स्टूडेंट्स को या आपके आसपास किसी को, द बेस्ट सोल्यूशन टू दैट सैडनेस, टू दैट फीलिंग ऑफ डिप्रेशन इज एनी फिटनेस एक्टिविटी, या कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लो। आपको जो भी अच्छा लगता है, डांस कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, योग कर लीजिए, एरोबिक्स कर लीजिए, स्किपिंग कर लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए। फिजिकल एक्टिविटी एक ऐसा रामबाण है कि फिर वो आपको सैडनेस वाली फीलिंग को रहने ही नहीं देगा। तो अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिले दैट व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू फॉर अ गुड मेंटल हेल्थ, तो सबसे पहले तो फिजिकल एक्टिविटी, कुछ भी हो सकता है जो भी आपको पसंद है वो फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को करा सकते हो, खुद कर सकते हो, एंड दैट्स अ गुड सॉल्यूशन टू द सैडनेस। सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पीयर टू पीयर सपोर्ट। पीयर टू पीयर सपोर्ट क्या होता है? आपस में बच्चों को बात करने दें। ये जो हम ह्यूमन बींग्स को कहा जाता है, ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल, हम सामाजिक प्राणी हैं और हमें अपने दिल की बात करने के लिए, किसी की बात सुनने के लिए, हमारे दिल में क्या चल रहा है ये बताने के लिए कोई चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पे माहौल इतना स्ट्रिक्ट होता है कि आपस में बात नहीं करने दिया जाता है। वो देखा होगा आपने, हमारे इंडिया में कुछ औरतें होती हैं जो बाहर बैठ जाती हैं, आते जाते को देखती हैं और उनकी बुराइयां करती रहती हैं, वो कभी बीमार नहीं पड़ती हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि वो और लेडी हमारी गली की बीमार हो जाए। क्यों? क्योंकि वो बात करती है पूरा दिन। उस बात करने से उसको कभी लोनलीनेस, सैडनेस फील नहीं होता है। सो दिस ऑल्सो इम्प्लाइज टू यू एंड द स्टूडेंट्स एंड द चिल्ड्रन अराउंड अस कि पीयर सपोर्ट, दोस्तों से बात करना एक तरह की मेडिसिन है। बच्चा माँ बाप से एक लिमिट में बात करता है, हर चीज़ की बात नहीं कर सकता है, लेकिन जब हमारे पास दोस्त होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वी आर फ्री टू टॉक एनीथिंग। जो स्माइल हमारे फेस पर लाती हैं, जो सेटिस्फैक्शन, जो कंटेनमेंट हमें उन बातों को करके मिलता है, वो आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देता। तो कहीं ना कहीं ये नहीं है कि 24 घंटे ही आप लोग बात कर रहे हो, बट एक फ्रीडम टू टॉक टू योर पीयर्स, फ्रीडम टू टॉक टू योर फ्रेंड्स शुड बी देयर टू हेल्प द मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। तो बहुत रिजिड टीचर्स भी ना बने और बहुत रिजिड पेरेंट्स भी ना बने, बच्चों को एक स्पेस देना चाहिए टू हैव सम चिट चैट विद योर फ्रेंड्स। और आप जो मुझे सुन रहे हो, आपको भी लगता होगा कि जब हम अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, भले ही हम डर्टी टॉक्स करते हैं, या हम अच्छी बात करते हैं, हम बुरी बात करते हैं, या हम किसी तीसरे इंसान की बुराई करते हैं, अच्छाई करते हैं, बट दैट टाइम वी आर हैप्पी।
हम उस टाइम किसी सैड फीलिंग में नहीं होते, हमें कोई टेंशन नहीं होती है. सो पीयर टू पीयर टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी ऑन द लाइफ एंड टू स्टे अवे फ्रॉम द फीलिंग कॉल्ड डिप्रेशन एंड टू कीप द मेंटल हेल्थ इन हाई स्पिरिट्स. थर्ड थिंग, उन लोगों ने ना रोल ऑफ पेरेंट्स बोली है कि अगर कोई बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है या बच्चे डिप्रेशन में ना जाएं, ये तो स्कूल का हो गया कि भैया फिटनेस एक्सप्रेशन आपने करा दिया, टीचर्स भी करा सकते हैं, पेरेंट्स भी करा सकते हैं, या पीयर टू पीयर ग्रुप. लेकिन एक पेरेंट्स के लिए एक पर्टिकुलर चीज़ बोली गई है, फैमिली मीटअप्स. फैमिली मीटअप्स लाइक जिन फैमिलीज में आपने देखा होगा जॉइंट फैमिलीज हैं या बुआ चाची मामी नानी, आपस में बच्चे हर 10 दिन में 15 दिन में मिलते रहते हैं, वहाँ के बच्चे बहुत खुश रहते हैं. पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी तो कजन्स होते थे और सब लोग साथ में रहते थे, तो अकेले वाली फीलिंग नहीं आती थी. अभी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली के बाद नाउ इट्स द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट कि रेगुलर फैमिली मीटअप्स हों. जितने हमारे फैमिली मीटअप्स होंगे उसके 2-3 फायदे हैं. पहला फायदा तो बच्चे आपस में घुलने मिलने लगेंगे. दूसरा है वो गैजेट से दूर रहेंगे. जब आप अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने कजन्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ होगे तो आप रियल लाइफ में रहोगे. हो सकता है आप उस टाइम फोन वाली गेम ना खेलकर आप लोग अंताक्षरी, डैमशराज ऐसा कुछ खेलोगे तो यू विल बी, द चिल्ड्रन विल बी लाइव. और तीसरी चीज़ तो यही है कि हाँ, उनको कोई मेंटल हेल्थ वाला प्रॉब्लम नहीं होगा. दे विल बी हैप्पी, अपने कजन्स के साथ बातें शेयर कर पाएंगे, अपने और रिलेटिव्स से बातें कर पाएंगे. तो इट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग. लेकिन साथ में एक ब्रैकेट में ये भी डाला था कि जब फैमिली मीटअप्स हों तो कुछ, हर फैमिली में कुछ अंकल आंटी ऐसे होते हैं जिनको फैमिली मीटअप का मतलब होता है बच्चों से ये पूछना, भैया क्या कर रहे हो, कितने मार्क्स आए हैं, कौन सी जॉब करते हो, कितनी सैलरी है. तो फैमिली मीटअप का मतलब है नो डिस्कशन ऑन एजुकेशन एंड करियर एंड मार्क्स. तो ये भी थोड़ा सा उसमें लिखा हुआ था कि फैमिली मीटअप मीन्स अ मीटअप, time to be happy, time to share your talks, time to eat together, time to dance together, not to talk about your education and your scores and your job and everything. So this was third point. Okay, इसके बाद ये कुछ चीज़ें उन्होंने दी. इसके बाद they have given us the reasons कि मेंटल हेल्थ खराब क्यों होती है, क्या फैक्टर्स हैं, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, दिस वुड हैव बीन द रीज़न कि इस बच्चे को डिप्रेशन आ गया, या इस बच्चा दिमाग से परेशान है, इसका मूड ऑफ रहता है, ये एंग्जाइटी से सफ़र कर रहा है. तो कुछ रीजंस हैं और उन रीजंस को फिर सॉर्ट आउट भी कैसे करेंगे ये देखेंगे. तो पहला रीज़न उन्होंने जो सबसे अच्छा दिया ना, दैट इज़ अडेप्टेबिलिटी. अडेप्टेबिलिटी क्या होती है? हमारी एबिलिटी कि हम किसी भी चेंज को कैसे अडॉप्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल में एक टीचर साइंस पढ़ा रही थी. अब कुछ हुआ, उनका ट्रांसफ़र हो गया या उनको छुट्टी पे जाना पड़ गया या उनको जॉब चेंज करनी पड़ गई, कुछ भी हो गया, वो टीचर चली गई. क्लास में कुछ बच्चे थे वो अडेप्टेबल थे, उन लोगों ने नए टीचर को आते ही उसको अडेप्ट कर लिया, वो नए टीचर से पढ़ रहे हैं और वो खुश हैं. लेकिन क्लास में 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, पुरानी साइंस टीचर को याद कर रहे हैं, यार वो मैडम होती तो ऐसे पढ़ाती, वो होती तो ऐसे पढ़ाती. तो उनको बस एंग्जाइटी हो गई, उनको मेंटल स्ट्रेस होगा क्योंकि वो नए एनवायरनमेंट के साथ, नए टीचर के साथ, नए मेथड के साथ अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. और ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है. सो अडेप्टेबिलिटी जिस बच्चे में कम होगी उसकी मेंटल हेल्थ खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे परमानेंट चीज़ क्या है? चेंज ही है जो रोज़ होना है. आज टीचर बदलेगा, कल हो सकता है स्कूल बदल जाए, परसों हो सकता है फ्रेंड बदल जाए, हो सकता है देश बदल जाए, हो सकता है कुछ भी बदल सकता है. तो अगर आप चेंजेस को अडेप्ट कर सकते हो एज अर्ली एज पॉसिबल तो आप खुश रहोगे. लेकिन अगर कोई बच्चा अडेप्टेबल नहीं है, बहुत रिजिड है अपनी चीज़ों के लिए, तो प्रॉब्लम आएगी तो स्ट्रेस होगा तो एंग्जाइटी होगी तो मेंटल हेल्थ खराब होगी और फिर डिप्रेशन आएगा. सो अडेप्टेबिलिटी इज वन फैक्टर. अनदर इज ट्रस्टिंग अदर्स. जिन लोगों को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं ना, आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ ना बड़े ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं. मतलब किसी पे भरोसा ही नहीं करना है, हर बंदे को शक की नज़र से देखना है, हर बंदे को शक की नज़र. अच्छा ये कौन था, अच्छा ये ऐसे क्यों कह रहा था, अच्छा ये वैसे क्यों कह रहा था, ये वहाँ क्यों गया था. वो लोग भी बहुत खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप किसी के साथ आप सोशल कनेक्शंस नहीं बना पाओगे. आपको अपने घर वालों के साथ भी, आपके और आपके जो फैमिली मेंबर्स होंगे, आपके और उनके बीच में एक तनाव रहेगा, एक खिंच सी रहेगी, वो स्मूथ रिलेशनशिप नहीं होगा. तो ये वाली प्रॉब्लम से भी मेंटल स्ट्रेस आएगा. जब आप अपनी बात किसी से खुल के कर नहीं सकते, आपको कोई भी नया इंसान मिल रहा है, आपके दिमाग में उसके लिए शक ही आ रहा है, आपको वो गलत ही लग रहा है, आपको दुनिया में कोई ढंग का बंदा लग ही नहीं रहा, आपको यही लग रहा है कि मेरे अलावा सब गलत हैं. इट मीन्स यू आर नॉट इन गुड टर्म्स विद योर माइंड, विद योर हेल्थ, विद योर स्पिरिट्स.
और फिर आपका मेंटल हेल्थ खराब होगा। तो बच्चों के साथ ट्रस्ट इश्यूज नहीं होने चाहिए। उनको हमको सिखाना पड़ेगा कि भैया अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो वो ट्रस्ट इश्यूज वाली बात हो गई। थर्ड फैक्टर वाज सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन इन लोगों को मतलब सेटिस्फैक्शन मतलब कोई एक बच्चा जो अपनी स्कूल लाइफ से सेटिस्फाइड है, कंटेंटेड है। जैसे मैंने पढ़ाई की और मेरे 100 में से 85 नंबर आ गए, आई एम हैप्पी। और ठीक है यार 85 आ गए, 90 आने चाहिए थे, अब नहीं आए, तो वो खुश रहेगा, वो बिकॉज ही इज क्वाइट सेटिस्फाइड। इतनी मेहनत मैंने की थी और इतना मुझे फल मिल गया। लेकिन कोई और होगा, वो 99 पे भी माथा पीट रहा होगा। अब आपको वो याद आ रही होगी 3 इडियट्स, वो 99 पे भी माथा पीट रहा होगा। दैट इज द प्रॉब्लम। जब 99 लाकर भी कोई बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है तो लाइफ में वो कभी खुश रह पाएगा? उसको हर चीज में स्ट्रेस आएगा, उसको परफेक्शन चाहिए। और जो परफेक्शन के पीछे दौड़ते हैं ना, वो काम नहीं कर पाते हैं। परफेक्शन के पीछे दौड़ने का मतलब क्या है? सपोज मैंने एक वीडियो बनाया, अब मैं कह रही हूँ नहीं ये ठीक नहीं है, नहीं ये ठीक नहीं है, नहीं वो ठीक नहीं है। हो सकता है 20 दिन तक मेरा एक वीडियो भी अपलोड ना हो, बट ठीक है, मैंने बनाया, जैसा मैं बना सकती थी मैंने बनाया एंड आई अपलोडेड इट। अगला उससे ज्यादा अच्छा होगा, अगला उससे ज्यादा अच्छा होगा। दिस वे थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड। तो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। जिन बच्चों में सेटिस्फैक्शन नहीं है अपने स्कूल लाइफ के से, अपने स्कोर से, अपनी पर्सनल लाइफ से, वो फिर वही बात है, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में जाएंगे और हेल्थ खराब रहेगी। फोर्थ थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी इमेज। एक गुड फिजिकल स्ट्रक्चर हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देता है और वहीं एक खराब फिजिकल स्ट्रक्चर हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत लो कर देता है। खासकर हमारे इंडियन सोसाइटी में, जहां पर बच्चे के पैदा होते ही उसके साथ बॉडी शेमिंग होती है। लड़कियां रिलेट कर पा रही होंगी, हमारे तो फैमिलीज में, जी ये तो मोटी है, जी ये तो काली है, बचपन से ही ये सुनते हुए बड़े हुए हैं हम। अरे ठीक है ना, जैसे भी हैं, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तो बॉडी इमेज, जो बच्चा अपने आप को फिजिकली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, उसे लग रहा है नहीं यार मेरी क्लास की ये लड़की बहुत सुंदर है, ये देख कितनी पतली है, कितना मस्त फिगर है, ये लड़का देखो कितने मसल्स वसल्स हैं, मेरे नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और बॉडी, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। आप जैसे हो ठीक है, दैट्स इट। नहीं आएगा स्मॉल साइज तो लार्ज ले लेंगे, नहीं आएगा लार्ज तो एक्सेल ले लेंगे, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल है। और बॉडी शेमिंग या नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ बॉडी इमेज इज अ बिग रीजन ऑफ डिग्रेडिंग मेंटल हेल्थ। बच्चों की नहीं, बड़ों की, खासकर की फीमेल्स में ये प्रॉब्लम आती है। सबको वेट लूज करना है, खाना छोड़ देंगी। अरे खाना छोड़ने से वेट लूज नहीं होता है। और वेट लूज क्यों करना है? फिट रहना है, वेट लूज नहीं करना है। यू हैव टू बी फिट। अगर आप अपने सारे काम खुद कर पा रहे हो, अपने 2 पैरों पे चल पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर स्मार्ट इनफ। और बहुत हड्डी बन के भी किसी ने कुछ पा नहीं लिया है इस दुनिया में। सो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड शुड बी देयर विद द टीचर्स। बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि जैसी बॉडी आपकी है, गॉड ने आपको दी है एंड यू शुड बी थैंकफुल फॉर इट, कि एटलीस्ट आपके हाथ पैर, आंख, मुंह, नाक, कान सब सही सलामत है। जिनका नहीं है उनसे पूछो। और स्पेशली फॉर गर्ल्स आई मस्ट से, कोई लड़के को आप नहीं देखोगे वो अपने मोटे होने के लिए या अपने खराब फिगर के लिए परेशान हो। लड़कियां ही परेशान होती हैं क्योंकि हमने फिगर को ही सब कुछ बना लिया कि यार बॉडी अच्छी होगी तो ही मैं अच्छी हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है। ऑल गुड बॉडी इज अ मिथ, कभी नहीं मिलेगी, कभी वो ड्रीम बॉडी कभी हो नहीं सकती है। तो अब शुरू से ही बच्चों को हमें ये सिखाना पड़ेगा कि जैसे आप हो, यू शुड बी हैप्पी। हाँ, फिटनेस जरूरी है, गलत खाना नहीं है, हेल्दी खाओ, खुश रहो, आप बहुत ठीक हो। नहीं आएगा स्मॉल साइज तो एल पहन लेंगे, बन रहा है ना मार्केट में, हमारे लिए ही बन रहा है। सब स्मॉल पहनेंगे तो लार्ज को कौन पहनेगा? सो यू हैव टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दिस थिंग। और मैं आप लोग को भी बोल रही हूँ, अगर आप में से भी किसी के साथ ये वाला प्रॉब्लम है तो प्लीज स्टॉप ऑल दीज थिंग्स। फैमिली वाले मोटी काली बोलते हैं तो उनको बोलने दो, आप अपना पढ़ाई करो, नौकरी लो और बिंदास जियो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। हमारी बॉडी है कि आप जिंदगी भर हम बॉडी पे ही काम करते रहें, और काम नहीं है हमारे पास। सो दैट फिजिकल इमेज इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और ये शुरू से हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। बॉडी शेमिंग जैसी चीज़ें ना हो सोसाइटी में तो अच्छी बात है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आजकल बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और कॉन्फिडेंस पता है हमारा क्यों खराब हो रहा है आजकल? व्हाट दे से, वो इंसान कॉन्फिडेंट है, वो इंसान खुश है जिसको लोग अच्छा समझते हैं। मतलब इफ वी आर गुड इन द परसेप्शन ऑफ अदर्स देन वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्व्स। लेकिन हम लोगों के हिसाब से खराब हैं तो हम कॉन्फिडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्लास में एक ग्रुप है 4 लड़कियों का, 5 लड़कियों का,
तो कोई एक बच्ची है जिसको साथ बहुत अच्छे से वो लोग नहीं रखते हैं, तो उसे हमेशा ऐसा ही लगता रहेगा कि यार मैं ख़राब हूँ, मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, ये मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करते हैं, ये लोग बहुत मॉडर्न गर्ल्स हैं, बहुत तैयार होकर रहती हैं, मुझे नहीं आता है, मैं बहुत रिच फैमिली से नहीं आती हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती इनके साथ रहना। चाहे वो लड़की बहुत अच्छा स्कोर कर रही हो एग्जाम में, लेकिन when she sees a group of this kind of behavior, the child herself or himself feels inferior, and that feeling of inferior leads to depression and bad mental health. तो ये चीज़ हमको दूर करनी पड़ेगी। ओके फाइन, हम और लोगों के जैसे हैं या नहीं है डजेंट मैटर, अगर हम अपने हिसाब से अच्छे हैं, अगर हम अपने हिसाब से सही चीज़ें कर रहे हैं, देन वी शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ ऑन आवर ओन थॉट्स, आवर ओन परसेप्शंस एंड आवर ओन स्टाइल। अगर हम अपने आप को आंसर्स दे पा रहे हैं, हम अपने डिसीजंस खुद को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, तो हम अच्छे हैं। सो यू शुड इंस्टिल दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर चिल्ड्रन कि किसी और के अच्छे या बुरे कहने से आप अच्छे या बुरे नहीं हो जाते हो। आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को, अपने परसेप्शंस को कैसे देखते हो, दैट मेक्स यू गुड और बैड, एंड दैट इज द रीजन ऑफ योर कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट इज ट्रस्टवर्दीनेस। ट्रस्टवर्दीनेस मतलब वही बात है कि अगर लोगों को हम पे ट्रस्ट है तो हम हैप्पी हैं, लेकिन लोगों को हम पे ट्रस्ट नहीं है तो हम सैड है। लाइक हमारी हैप्पीनेस, हमारी सैडनेस, हमारी गुड मेंटल हेल्थ, हमारी बैड मेंटल हेल्थ, ऑल आर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, एंड स्पेशली इन द स्टूडेंट्स। बच्चों के साथ ये ज़्यादा होता है। क्लास में अगर वो एक्सेप्टेबल हैं, उनको उनका फ्रेंड्स ग्रुप बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता है, तो उनका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, वो खुश रहते हैं। लेकिन वही उनका फ्रेंड्स ग्रुप उनको बॉयकॉट करता है, उनको अलग से रखता है, अपने बातों में शेयर करने का मौका नहीं देता है, तो वहाँ मेंटल हेल्थ डिप्लीट होती है। वहाँ पर बच्चे परेशान होते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, उन्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है, उन्हें क्लास में रहना अच्छा नहीं लगता है, उन्हें बच्चों से बात करना अच्छा नहीं लगता है, वो परेशान रहते हैं, एंड एज अ रिजल्ट अकेडमिक अचीवमेंट लो होने लगती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, किसी और काम में मन नहीं लगता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर समवेयर जॉइंड टू ईच अदर। नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वही पीयर प्रेशर। जहां पर पीयर चैट इंपॉर्टेंट है, वहां पर आजकल जो पीयर प्रेशर बढ़ रहा है वो बड़ी दिक्कत की चीज़ है। पीयर प्रेशर में दो चीज़ें सामने आती हैं। एक तो वो सिचुएशन है कि कोई बच्चा सारे काम कर रहा है ताकि उसके फ्रेंड्स खुश रहें, मतलब मुझे मेरे ग्रुप में एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, तो जैसा भी मेरे जो मेरे ग्रुप की जो 2-3 लड़कियां जो लीडर हैं या 2-3 लड़के जो लीडर हैं, जैसा वो कहते हैं मैं वो करती हूँ या करता हूँ। सुबह 8 बजे आना है तो 8 बजे आना है, कल सबके लिए खाना लेके आई तो कल सबके लिए खाना लेके आ रहा हूँ, कल सबके लिए पेन लेके आई हूँ, ताकि मुझे वो एक्सेप्टेंस मिल जाए। और कुछ होते हैं जो नहीं, जैसा हम चाहते हैं वैसा होना चाहिए। लेकिन रिसर्च ये कहती है, ऐसा मैं नहीं कह रही, मनोदर्पण की रिसर्च ये कहती है कि लोगों को प्लीज करने के लिए दूसरों के हिसाब से चलने वाले बच्चे हमारे स्कूल्स में ज़्यादा हैं। मतलब इंडिपेंडेंट डिसीजन वो नहीं ले पा रहे हैं, और वही है ना, पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। कुछ ही लोगों के हाथ में ताकत है, तो वो ताकत स्कूल लेवल से शुरू हो रही है। उस पर टीचर्स को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। टीचर्स हैव टू बी हाईली ऑब्जर्वेंट। देखना पड़ेगा अपनी क्लास में कि कौन सा बच्चे को पिछड़ा हुआ फील कराया जा रहा है या किसकी हमेशा चल रही है। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं टीचर भी उसी को प्रेज कर रहा है। ये फिर आगे वही ना बुलिंग वाली चीज़ें बन जाती हैं। कभी हम बाद में बात करेंगे इस पर। बट personal respect, personal dignity is right of every child, and that has to be respected, and that is the prime duty of the teacher to take care कि उसकी क्लास के किसी बच्चे को ऐसा पिछड़ा हुआ फील तो नहीं करवाया जा रहा। क्लास के कुछ सुपर पावर चिल्ड्रन जो हैं, जो अच्छी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं या जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, जो टीचर की गुड बुक्स में रहते हैं, वो कुछ लो ब्लूमर्स के साथ क्लास में गलत बिहेव तो नहीं करते, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ द बैड मेंटल हेल्थ। दीज वर द पॉइंट्स कि हमारी मेंटल हेल्थ क्यों डिटीरियर होती है, क्यों बच्चे की मेंटल हेल्थ खराब होती है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखना। आपको ऑप्शंस में मिल सकते हैं, ट्रस्टवर्दीनेस और अडेप्टेबिलिटी और सेटिस्फैक्शन और बॉडी इमेज और पीयर प्रेशर और कॉन्फिडेंस और सोशल इमेज, ये चीज़ें मिल सकती हैं। तो आपको ये समझ में आ गई होंगी। उसके बाद उन्होंने कुछ टिप्स फॉर टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स। अब जो लास्ट स्टेज है हमारी वीडियो का, इसमें मैं आपको वो टिप्स दूंगी कि जो मनोदर्पण कहता है कि स्कूल में टीचर्स को करने चाहिए ताकि बच्चे अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें, उन्हें स्ट्रेस ना हो, एंजाइटी ना हो, वो परेशान ना हो। तो फर्स्ट थिंग इज टॉकिंग अबाउट जनरल थिंग्स। अक्सर क्या होता है, हम स्कूल में ना बुक से रिलेटेड बात करते हैं, लेकिन हमारी एनईपी भी ये कहती है और मनोदर्पण भी ये कहता है कि हमको रियल लाइफ को क्लास में लाना है।
जो भी टॉपिक चल रहा है उसको हमें रियल लाइफ से रिलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप फूड पढ़ा रहे हो, अब आपने फूड में बच्चों से पूछ लिया कि तुम्हारा फेवरेट खाना कौन सा है, तुम्हें फेवरेट स्नैक कौन सा पसंद है, तुम कौन सी शॉप से खाते हो, महीने में कितनी बार खाते हो, तुमको खुद भी कुछ बनाना आता है या नहीं आता है, तुम्हारी फेवरेट रेसिपी, अच्छा तुम्हारी राजमा चावल है तो राजमा चावल बनाने आते हैं तो चलो बताओ कैसे बनते हैं। तो 4 बच्चे अलग अलग तरीके से बताएंगे। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल मेक द चाइल्ड टू स्पीक। और जो बच्चा बोल रहा है ना, जो अपनी बात एक्सप्रेस कर रहा है ना, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। डिप्रेशन में या मेंटल हेल्थ खराब उसी की होती है जिसके अंदर गुबार भरा हुआ है, जो अपनी दिल की बात कहीं से नहीं कर पा रहा है। सेकेंड पॉइंट इज एंगेजिंग देम इन एक्सप्रेसिव एक्टिविटीज, मतलब हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कराइए, स्पीकिंग के उनको ज़्यादा चांसेस दीजिए, ड्राइंग के ज़्यादा चांसेस दीजिए, एक्सप्रेशन आना चाहिए। एक्सप्रेशन 2 ही जगह आता है, या आर्ट में या लैंग्वेज में। तो ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए या तो ड्राइंग से रिलेटेड या लैंग्वेज से रिलेटेड, जहाँ बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, एक्टिव पार्टिसिपेंट हो, कुछ ना कुछ करता रहे, उसको अकेला फील ना हो। ग्रुप एक्टिविटीज़ दे दीजिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ करा दीजिए, तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ डिटीरियरेट नहीं होगी। क्योंकि एक्टिविटीज़ में बच्चों को मज़ा आता है। पढ़ना एक बहुत अरुचिकर कार्य है। मेरे एक टीचर हुआ करते थे, शायद तुम लोगों ने भी वो बुक पढ़ी होगी, हिंदी शिक्षण, डॉक्टर जयदेव डबास। तो वो हमारी क्लास लेने आते थे कभी कभी। उन्होंने एक बार एक बात बोली थी, मुझे हमेशा याद रहती है, कि पढ़ना एक अरुचिकर कार्य है। पढ़ना किसी को पसंद नहीं आता है, लेकिन पढ़ने के बेनिफिट्स बहुत होते हैं। जैसे दवाई खानी किसी को अच्छी नहीं लगती ना, कड़वी होती है लेकिन ठीक कर देती है, वैसे ही पढ़ना किसी को पसंद नहीं आता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके क्लास में बच्चों का मेंटल हेल्थ डिग्रेड हो रहा है, वो परेशान है या बहुत स्ट्रेस आ रहा है एग्जाम्स का, तो हफ्ते में 1 क्लास या 2 क्लासेस उनको ऐसी दे देनी चाहिए, गेम्स की या ड्राइंग की या डांस की या कंप्यूटर की, जो भी उनको अच्छा लगता है, सो दैट दे विल बी इन देयर हाई स्पिरिट्स। और खुश रहेंगे तो ही पढ़ पाएंगे। तो प्ले एक्टिविटीज़ में क्ले मॉडलिंग करा सकते हैं, या आजकल ना एक बहुत अच्छी चीज़ चलती है क्विलिंग। मैं तो अपनी क्लास में बहुत कराती थी। क्विलिंग बहुत अच्छा है, बहुत, उसका एक टूल आता है, 15-20 रुपए का आ जाता है वो, एंड दैट कीप्स द चिल्ड्रन बिजी। उससे बच्चे बिजी रहते हैं और उनको अच्छा लगता है, हाथ से ऐसे आप उसको पेपर को मोड़ते रहो और डिज़ाइन बना दो, तो क्विलिंग ऑल्सो हेल्प्स। तो हो सकता है आपको कुछ ऑप्शन वगैरह मिल जाए इन चीज़ों को लेकर, क्या कराना चाहिए क्या नहीं कराना चाहिए, तो वो एक्टिविटी करानी चाहिए जिसमें बच्चे खुश रहें, जिनमें उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो। एंड टीचर्स का मेंटल हेल्थ अच्छा होगा तभी बच्चों का अच्छा होगा। तो टीचर्स को अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान देना चाहिए। टीचर्स को भी रोज दिन में कम से कम 10-20 मिनट कुछ फिजिकल एक्सरसाइज, कुछ वॉक, योग, डांस, एक्टिविटी कुछ भी करना चाहिए। उनको भी थोड़ा खुश रहना चाहिए, थोड़ी सी गली मोहल्ले की आंटियों के साथ चिट चैट कर लेनी चाहिए। लाइक इफ टीचर्स आर इन गुड स्पिरिट्स एंड हाई स्पिरिट्स, ओनली देन दे कैन मेक द चिल्ड्रन हैप्पी, हेल्दी एंड विद गुड मेंटल हेल्थ। तो ये भी मनोदर्पण में आया है कि टीचर्स का मेंटल हेल्थ गुड होना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड नेवर बी अलोन एंड आइसोलेटेड। टीचर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्लास में कोई बच्चा हमेशा ही अलग तो नहीं रहता है, हमेशा ही अकेला बैठ के तो नहीं खाता है, हमेशा ही दूर तो नहीं रहता है। उसको आपको देन अगर वो बच्चा नहीं जा रहा ना, तो और बच्चों की ड्यूटी लगा दो कि तुमको इसको खिलाना है, तुमको इसके साथ खेलना है, इसके साथ लंच शेयर करना है, इसके साथ काम करना है। नो चाइल्ड शुड बी आइसोलेटेड। क्लास पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट शुड बी एनकरेज्ड। यस, वही बात है ना कि जो बच्चा थोड़ा मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है या थोड़ा इंट्रोवर्ट है, वो खुद इनिशिएटिव नहीं लेगा, तो उसको कुछ सिखाने के लिए और बच्चों की ड्यूटी लगानी पड़ेगी, उसको इनिशिएटिव के लिए कुछ और करना पड़ेगा। 10 to 15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन और योगा इज इम्पॉर्टेंट। अगर हो सके तो बीच में ये ट्रेंड भी आया था हमारे संगठन में, तो कि हर क्लास स्टार्ट होने से पहले टीचर आता था क्लास में और 2 मिनट का एक मेडिटेशन होता था, साइलेंस 2 मिनट्स, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते थे। एवरी पीरियड बिगिन्स विद अ 2 मिनट ऑफ मेडिटेशन और साइलेंस एंड देन क्लास यूज टू बिगिन। तो इससे क्या होता था, रिलैक्स हो जाते थे बच्चे, कोई टेंशन रिलीज हो जाती थी, डीप ब्रीथ करते थे और रिलीज करते थे। तो इट वॉज अ गुड प्रैक्टिस फॉर देयर गुड मेंटल हेल्थ। तो ये भी कर सकते हैं। 2 रामबाण दिए हैं आपको मनोदर्पण ने। सबसे पहला है होप। जब बहुत डिप्रेशन आ रहा हो ना, बहुत बुरा लग रहा हो, तो होप इज समथिंग विच कीप्स यू अलाइव। उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो वो जो उम्मीद है ना, वो मेंटल हेल्थ में बहुत काम आती है। होप क्या है? होप किसी बुरे सिचुएशन को पॉजिटिव इमेजिन कर लेना। यार पता नहीं मेरे साथ कल क्या होगा, मेरा अच्छे मार्क्स आएंगे या बुरे आएंगे, और टीचर ने कह दिया क्यों परेशान हो, तुम तो फर्स्ट आओगे क्लास में।
उस टाइम के लिए उसके दिमाग में आ गया यार मैं फर्स्ट आऊंगा, फिर मैं अपनी क्लास के बच्चों को पार्टी दूंगा और फिर हम घूमने जाएंगे, फिर मेरी मम्मी भी नहीं डांटेगी। तो वो जो डिप्रेशन वाला, जो सैडनेस वाला एक फील था, एक थॉट था, एक फेज आया था, वो उसी टाइम झटक से चला जाएगा। एंड दैट इज होप, दैट इज होप। इसलिए नेवर लीव योर होप्स नहीं छोड़नी चाहिए। एंड यू शुड इंस्टिल दिस इन द चिल्ड्रन कि भैया उम्मीद तो हर चीज की अच्छी रखनी चाहिए, आगे क्या होता है वो हो ही जाता है, लेट इट बी व्हाट इट इज, बट होप नहीं छोड़नी चाहिए। तो होप इज अ गुड सोल्यूशन फॉर डिप्रेशन और द बैड थॉट। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। देखो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग क्या है? इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है कि मुझसे कोई बात कर रहा है और मैंने उस बंदे का सही इमोशन पकड़ लिया। हो सकता है मेरे फ्रेंड जो भी मुझसे बात कर रही है वो खुश नहीं है, लेकिन वो ऊपर से दिखा रहे हैं कि वो खुश है। इफ आई एम एन इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन तो मुझे पता चल जाएगा, मैं उसके मुंह पे बोल दूंगी अबे ऊपर से क्यों खुश होकर दिखा रही है जब अंदर से नहीं है, तो बोलना क्या हुआ। दैट इज इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। आप शक्ल से, आप बातों से आप पता चला लगा लेते हो चेहरे से कि सच में ही ये वाला फीलिंग यही है या दिखाई जा रही है। तो दैट इज इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। और अब जब मेरे को राइट इमोशन पता चल गया तो मैं उससे उसी लेवल पे बात करूंगी। चल बता क्या दुख है, बोल मत दिखा तू खुश है, बता क्या दुख है तुझे, बता सच बात बता। तो जब उसको ये पता लग गया कि यार ये बंदा समझने वाला है, समझ गई, तो वो मेरे से अपना रियल फेज, अपने रियल डिफिकल्टी शेयर कर देगा। एंड देन शेयरिंग ऑलवेज हेल्प्स टू डिक्रीज योर ट्रबल। अब दुख ना बांटने से तो वैसे ही आधा हो जाता है। सो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो अ गुड वे टू डिक्रीज द बैड मेंटल हेल्थ, टू कोप अप विद द बैड मेंटल हेल्थ। और कुछ यही पॉइंट्स थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब आपको मेंटल हेल्थ जैसी चीज़ समझ में आ गई होगी, क्यों किसी का मेंटल हेल्थ खराब होता है, क्यों मेंटल हेल्थ स्कूल लाइफ में डिटीरियरेट कर रहा है, उसके रीजंस मैंने आपको बता दिए। उनको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब इस पे अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वाई, हाउ, what should be done, which is the best activity, तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर आप सही आंसर पर लैंड कर सकते हो। जिनका कल मॉर्निंग एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट, जिनका आने वाले टाइम में एग्जाम है वो अपनी तैयारी करते रहो, अच्छे से तैयारी करो और पेपर उसी का क्रैक होगा जो बिना डरे जाएगा। डर के पेपर नहीं निकलता। मैं अपनी बात बताऊं ना, तो जब मेरा एग्जाम था तो मेरे पास तो ऐसा यूट्यूब जैसा कुछ नहीं था। तो मैं तो ये सोच कर गई थी कि 2013 में तो डाइट हुई थी, 14 में पेपर नहीं, 13 में ही एग्जाम था, 14 में तो ज्वाइनिंग आ गई थी। तो मैं तो ये सोच के गई थी इतनी जल्दी किसकी नौकरी लगती है, लोग तो 4-4 5-5 साल वेट करते हैं, कौन सा पहली बार में क्लियर होगा। तो बिना डर के गई थी, जो आता होगा कर देंगे, नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, नौकरी में लग जाएंगे तो नौकरी वालों के साइड हो जाएंगे, और नहीं लगेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी नहीं लगेगी, हम उस ग्रुप में हो जाएंगे। सो दिस वॉज माई माइंड सेट व्हेन आई वेंट फॉर माई एग्जाम। तो आप लोग को भी यही सलाह दूंगी, बिना डरे जाना। जो काम हम बिना डर के करते हैं ना वो हमेशा अच्छा होता है। मैंने जापान आना था, मेरा सिलेक्शन जापान आने के लिए जब मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ तो मुझे 30 सेकंड पहले कॉल आया था। 30 सेकंड, सही सुन रहे हो, कि मैडम आपका नाम आया है और आपको 30 सेकंड में वीडियो कॉल आ रहा है, आपका इंटरव्यू है उसके लिए। मैंने कहा सर मैं तो ऐसे ही बैठी हूँ। तो बोले आप जैसे भी बैठी हैं आपको कॉल आ रहा है। मैंने बिंदास इंटरव्यू दे दिया, भैया सिलेक्शन होगा तो चले जाएंगे, नहीं होगा तो अच्छी खासी नौकरी चल रही है, दाल रोटी चल रही है, चलती रहेगी। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड एंड फाइनली आई गॉट माई सिलेक्शन। तो आपको भी मैं यही सलाह दूंगी, आप कूल टेम्परामेंट से जाना, बिना टेंशन के जाना और यही सोच के जाना सिलेक्शन हो जाएगा तो वी आर इन, नहीं होगा तो जैसे अभी थोड़ा लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है वो चलता रहेगा और 2 साल चल रहेगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। एट लास्ट आई वुड से ऑल द बेस्ट, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ठंडे दिमाग से, खुश होकर, हाई स्पिरिट्स में पेपर को समझकर पेपर देना। एंड आई होप यू विल क्रैक इट, क्योंकि टेंशन वाले माइंड में दोगे तो गलत आंसर पर लैंड करोगे। लैंग्वेज को समझना जरूरी है, घड़ी लेकर जाना, घड़ी तो नहीं ले जाने देंगे, टाइम मैनेज करके पेपर दीजिएगा, लैंग्वेज को समझना जरूरी है एंड यू विल लैंड अप ऑन योर राइट आंसर्स एंड होप यू विल गेट द जॉब। ऑल द बेस्ट अगैन, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।